क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है उसके लिए गणित का पेपर अपन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपके 2 प्रश्न पत्र हो चुके हैं, एक तो संस्कृत और हिंदी का। अब आपका मैथ्स का आएगा और एक ही वीडियो में मैं आपको कवर करा दूंगा सारी चीज़ें, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने को, है ना। ध्यान देना है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो ही आप सफलता प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए 96 और 404 का HCF होगा। 96 और 404 का HCF आपको बताना है, तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो 96 यदि रहता है तो 96 को अपन अभाज्य गुणनखंड निकालो, इसके फैक्टर ज्ञात करो। 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बच गया, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। ठीक है, यानी कि ये 24 का 12 12 जाएगा, फिर 12 से 6 12 जाएगा, फिर ये 2 3 6 और ये इस तरीके से 3 करना 3। ठीक है, तो कितने फैक्टर आए 96 के? ध्यान देना है, 96 के आए 2 × 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 3 और 2 5 तो हो गए 5, 2 की घात 5 है इंटू 3 आया है, और एक कौन बचा 104। तो 104 के फैक्टर ज्ञात कर लो। 404 है, सॉरी 404 है, तो 2 से करेंगे, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 1 2, 2 1 2, और 101 तो 101 से ही जाता है। तो यहाँ पर 404 यानी कि 404 के जो फैक्टर आए अभाज्य गुणनखंड वो निकल कर आए बाबूजी 2 की घात 2 इंटू 101। और HCF का मतलब ये होता है कि जो दोनों में हो। HCF जो होता है वो दोनों में हो, और दोनों में भी जो कॉमन हो, कॉमन का मतलब है कि जो दोनों में हो उसे कॉमन कहते हैं, और जो छोटा हो उसे कहते हैं HCF, यानी कि 2 की घात 2, यानी कि 4 आंसर निकल कर आ गया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 4 रहेगा। बहुपद है x² -3 के शून्यक होंगे। देखो इस पावर को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 तो उधर जाके प्लस का हो गया, और घात 2 को जब हटाएंगे तो एक प्लस का और एक माइनस का, यानी कि जब भी ऐसा आ जाए तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो वही आंसर रहेगा आपका प्लस माइनस। कई जगहों पर ये वैल्यू जो है ना इस तरह की भी आपको लिखी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये +- √3, तो ये भी आपका राइट रहेगा, है ना। अब देखिए, यदि A1/A2 है = B1/B2 = C1/C2, तो रेखिक समीकरणों के युग्म, ध्यान देना है ना, जब तीनों चीज़ें बराबर हो, तो तीनों चीज़ें बराबर हो तो वहाँ पर होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि अनंता अनेक हल। ये जो कंडीशन है एक आदित्य हल की, इसमें कंडीशन में ये ऐसा आता है कि A1/A2 ≠ है B1/B2। ठीक है, और कोई हल नहीं वाली स्थिति में क्या रहता है, A1/A2 = है B1/B2 बट ≠ है C1/C2। कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, है ना। सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप आराम से विजेता बनोगे। और बेटा एक चीज़ आपने हमेशा देख ली होगी, अभी अपने पेपर में पढ़ा या नहीं पढ़ा है, कि जो आपका वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है ना वो CBSE के स्तर पर बनेगा, यानी कठिन, थोड़ा सा सरल नहीं आएगा। ये मत समझ लिया कि बेसिक मैथ है हमारे पास तो स्टैंडर्ड मैथ है तो सरल आएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल नहीं लेने वाली, आगे की जो पढ़ाई है वो कठिन हो जाएगी। अब इसका मतलब नहीं कि नहीं यार अपन टॉपर नहीं बन सकते, कि टॉप नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सब सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाना है, और उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये जो चैनल है आपका चैनल है, ये हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, आप तो मेहनत करो बस, है ना। मैं पूरा कोर्स की तैयारी कराऊंगा, अपन स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करने वाले हैं त्रैमासिक के बाद में, है ना। चलिए, समीकरण x² + x - 1 = 0 में मूलों की प्रकृति क्या होगी। देखिए, मूलों की जो प्रकृति होती है ना वो 3 बातों पर निर्भर रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अपन इसके मूल निकालोगे ना तो यहाँ पर इसके मूल निकलेंगे वास्तविक और भिन्न। ठीक है, अगला देखते हैं कि 10 7 4 का 30वां पद बताइए। कौन सा पद बताना है, 30वां पद बताना है। तो इसका 13वां पद जो रहेगा वो रहेगा आपका A + 29D, क्योंकि 30वां पद है ये। ठीक है, 30वां पद है तो A की वैल्यू बताइए। A की वैल्यू हो गई 10 + 29 इंटू, ठीक है, और D की जो वैल्यू है वो देखो 7 में से 10 गया तो माइनस का 3 बचा है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। 9 × 27 की 7 हासिल आया 1, और 3 दूने 6, 6 ने 1, 3 दूने 6,
6 और 2 हो गया 8, 87। तो आंसर जो ना आएगा माइनस का 77। यहाँ पर आपका सा ऑप्शन राइट रहेगा। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए, भुजाओं का अनुपात 4:9 है। क्षेत्रफल यानी कि घात 2 चढ़ा दो, 4 का हो गया 16 और 9 का हो गया 9 81। तो 16:81 दा ऑप्शन राइट रहने वाला है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। √2 जो है कैसी संख्या है? तो करनी 2 जो है ना आपकी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। जो भी करनी के भीतर रहती है वो आपकी इनरेशनल नंबर ही रहती है, इरेशनल नंबर। दो बहुपदों का गुणनफल क्या होता है? एक बहुपद ही होता है। समीकरण है 2x + 3y = 5 है। 2x + 3y = 5। यदि x के बराबरी पे 1 है तो y की जो वैल्यू है वो बताइए क्या बनेगी। तो x की जगह पे क्या रखना अपने को? 1 रखना है। देखो 2 × x की जगह पर आ गया 1 आ गया, तो 2 × 1 = 2। अब ये 2 उधर जाएगा तो 5 में से घटेगा तो बच गया 3, और 3 के बटे में ये 3 गया। तो भाई साहब y की जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी 1 ही आने वाली है। द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ रिक्तस्थान ने दिया था। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने दिया था। कौन ने? तो श्रीधराचार्य जी ने। किन्होंने? श्रीधराचार्य जी ने। वर्ग समीकरण जो है x - 1 और x + 1 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखो मूल में कुछ नहीं है, ये जो माइनस का रहेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस की, और ये जो प्लस का रहेगा उसकी वैल्यू आ जाती है माइनस की। तो एक बार प्लस का 1 और एक बार माइनस का 1। समांतर श्रेणी के कोई भी दो लगातार पदों का अंतर को ही अपन बोलते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसे कहा जाता है, या फिर अपन कहते हैं सार्व अंतर। ठीक है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। कर पाओगे भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं सही जोड़ी। त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है, जो 3 घात वाला बहुपद रहता है उसे त्रिघात बहुपद के नाम से जाना जाता है, और जो कि ये आंसर रहेगा। रेखिक बहुपद का जो आपका व्यापक रूप होता है ना, ध्यान देना बच्चों, है ना, रेखिक का व्यापक रूप हो गया ax + b, और द्विघात बहुपद है यदि, और उसका यदि कोई आपसे मानक रूप पूछ ले, मानक रूप बोल सकते हो इसको, व्यापक रूप बोल सकते हो, तो वो होता है आपका ax² + bx + c। ये जो इतना है यही क्या है आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप है। और रेखिक का तो ये हो गया। चलिए, द्विघात समीकरण है x² - 1 = 0 के मूल। देखिए जब भी ये 1 आएगा तो ये घात 2, ये 1 इधर आकर काय का हो गया? प्लस का हो गया, और घात 2 हटाएंगे तो करनी लगाएंगे तो एक बार प्लस का और एक बार माइनस का आंसर आ जाएगा। तो ये जो कि तीसरा आंसर ये यहाँ पे। द्विघात समीकरण x और x - 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है मूल ज्ञात करने का मतलब ये कि दोनों के बराबर 0 लिख दो। तो एक बार तो x के बराबर 0 आ गया, जो कि मैं इस तरीके से लिख दूँ, लो x बराबरी पे 0, और एक बार क्या लिख देंगे x - 3 = 0। तो एक तो x की वैल्यू 0 आएगी, और एक दूसरी कितनी आ गई? प्लस का 3। तो ये आपका यहाँ पर 4th नंबर वाला ये रहेगा 0 और 3। त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज होते हैं ना, वो समरूप होते हैं। समांतर श्रेणी का जो nवां पद है, nवां पद का फॉर्मूला ये यहाँ पर है, an = होता है a + n - 1d। हो गया भैया। अब देखते हैं सत्य और असत्य। 1/करनी 2 एक परिमेय संख्या है। 1 जो करनी 2 है, क्या एक परिमेय संख्या है? क्या परिमेय है कि अपरिमेय? बताओ देखो मेरे को। करनी में रहने वाली संख्या आपकी जो रहती है वो आपकी अपरिमेय होती है, तो इसलिए परिमेय नहीं होगी, इसलिए ये हो गया आपका असत्य।
शून्य बहुपद की जो घात होती है अपरिभाषित होती है, बिल्कुल सत्य बात है ये। दो चरणों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। दो चरणों में एक रैखिक समीकरण जो होता है ना, उसके अनेक हल रहेंगे, नहीं बात दिया। तो दो चरणों में रैखिक समीकरण के अनेक हल होंगे, सत्य बात है ये, तो ध्यान रख लेना है। और ए एक्स प्लस बी बराबरी पे 0 एक द्विघात समीकरण है। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखो ये ए एक्स प्लस बी ये बराबरी पे एक द्विघात बहुपद है क्या? तो बहुपद नहीं था, ये रैखिक बहुपद है। और यहाँ पे बस फर्क कितना सा है, बराबर का उधर 0 है, तो जब 0 रहेगा नहीं तो समीकरण कहला जाएगा। तो ये है आपका रैखिक समीकरण। क्या है? रैखिक। और वो क्या बोल रहा है, घात 2 के हिसाब से। मतलब तुम तो सीधी सी बात याद रखना कि घात 1 है तो रैखिक और घात 2 है तो द्विघात, बस। तो भैया घात 2 है क्या? यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये बात होगी आपकी सत्य। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हों, जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तो विविक्त का डी बराबरी पे 0 होता है। बिल्कुल ये बात आपकी क्या रहेगी, सत्य रहने वाली है। यानी कि डी बराबर पे 0 ही होता है जब उस टाइम। ये कि समांतर श्रेणी है क्या? तो देखो एक वैल्यू माइनस की, एक प्लस की, फिर माइनस की, फिर प्लस की, माइनस की, तो ये समांतर श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपकी असत्य है। कर पाओगे भैया? अगला देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर। 156 के जो अभाज्य गुणनखंड है 156 के, तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने 156 के, तो ये मैंने इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अठे 16, 2 तिया 6, 1 बच गया 2 इनाम 18, फिर देंगे 3 से, 3 एक अन्ना 3, 3 तिया 9 13, तो कितना आया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? देखिए भैया, रैखिक की एक घात होती है, द्विघात की 2 होती है, त्रिघात की 3 होती है। तो रैखिक बहुपद की जो घात होती है कितनी होती है? तो 1 होती है। यदि 2 संतरे और 5 सेबों का मूल्य 70 रुपये है, यदि 2 संतरे हैं और 5 सेब है, सेब मतलब एप्पल की बात कर रहा है, 70 रुपये, तो इस स्थिति का रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करो। तो देखिए कितने संतरे हैं? 2 संतरे हैं, तो 2 x हो जाएगा, क्योंकि अपन मान लो कि संतरों का मूल्य 1 से है, तो यदि 2 बोले तो 2 ही लिख देना है, प्लस 5 सेब बोल रहा है तो 5 y कर दो, और बराबरी पे कितने पैसे ले आओ? 70। बस इस स्थिति को क्या करेंगे, समीकरण, रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कर लिया। नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1, नहीं भी दो तो भी ऐसे लिख देना बस। द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप मतलब है कि ये जो बताया था बेटा मैंने, ये बताया था आपका द्विघात बहुपद का बताया था, और ये जो है ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण। तो बस बराबर के उधर 0 लगाना होता है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वर्ग समीकरण x² प्लस cx प्लस b बराबरी पे के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये ए होगा, ए है ना, मिसप्रिंट हो गया, ax² है ये, क्योंकि bx है और c आ जाएगा। तो इसके मूलों का योग क्या है? तो इसके जो मूलों का योग है, ध्यान देना है, इसके मूलों का योग, तो माइनस का b बटा a होता है। कितना होता है? माइनस का b बटा a होता है। पर ध्यान देना, ये वैसे ये सवाल जो है ना मिसप्रिंट है, ध्यान देना है, वैसे मिसप्रिंट है। यदि ऐसा का ऐसा छपके आ जाए तो उस कंडीशन में जो b की जगह पे वो कौन है? c है, तो ये c बटा a लिखना है। पर वैसे ये जो सवाल है वो ऐसा रहेगा बेटा, है ना, ऐसा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसमें मूलों का योगफल ज्ञात करना है, रहेगा ध्यान। तो यहाँ पर माइनस का b बटा a लिख देना है। 10वां पद याद करो, तो 10वां पद बनेगा आपका a प्लस 9d। सूत्र यही कहता हमारा, 10वां पूछे तो a प्लस 9d। a की वैल्यू हो गई 2 प्लस 9 इंटू 7 में से गए तो 5, 9 5 45, 45 और 2 47, तो भाई साहब 47 यहाँ पर आंसर राइट रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से कि HCF है 306, 657 बराबरी पे 9 दिया हुआ है। LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया? LCM ज्ञात कीजिए।
ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक 12, 15, 21 का एचसीएफ ज्ञात करो, फिर एचसीएफ के बाद में एलसीएम ज्ञात करो। सिद्ध कीजिए कि करनी 2 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न देख ले ध्यान से भैया, है ना, प्रैक्टिस करो। और ये सवाल के लिए मैंने पहले से ही अपना चैनल पर सब्जेक्ट के वॉइस मैंने पहले से प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है। मैथ्स के सारे ये सारे सवाल आपको मिल जाएंगे उसमें देखने को। ठीक है, देख लेना आप, पूरा पार्ट का पार्ट ही पढ़ाया है वीडियो में। ठीक है, देखना जरूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक रखवा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और ये 16 हो गया। 16 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 17, ये 18, 19, ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं। 19 के बाद में 20, 21, 22 और ये 23 हो गया। तो ये मैंने अभी तक आपको ये क्वेश्चन पेपर बता दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम एक और पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में मदद करेगा। ठीक है बेटा, ये तो पेपर आपका हो गया है, इसको रख लेते हैं अपन साइड में। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखिए इसका ये प्रश्न पेपर अपना हो चुका है, अब दूसरा पेपर करते हैं। बढ़िया से आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं जितना बताऊँ ना उतना कंप्लीट कर लिया आपने तो समझ लो ये वादा है आपसे कि आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, पूरे के पूरे। ठीक है, देखिए सही विकल्प का चुनकर लिखना है 12। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा छोटा कर लूँ क्या, ये छोटा कर लेंगे। 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात करना है। 12, 15 और 21 का क्या करना है हमको, एलसीएम ज्ञात करना है। और एलसीएम जो होता है वो एलसीएम सभी का गुणनफल करना पड़ता है। तो ये होता है बेटा एलसीएम 420, यहाँ पर जो कि याद होगा आपको। द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c में शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। ध्यान देना है, द्विघात बहुपद है तो घात द्विघात का द्वि का मतलब क्या होगा 2, तो शून्यकों की संख्या भी क्या हो गई 2। यदि त्रिघात बोलता, जल्दी से बोलो त्रिघात बोलता तो शून्यकों की संख्या कितनी होती 3। यदि बोलता रेखिक, एक घात वालों को क्या कहते हैं रेखिक, तो शून्यकों की संख्या कितनी होती 1 होती। सीधी सी बात है। अब पूछ रहा वो कि द्विघात में, तो 2 उत्तर टिक मार्क सही है, तो ये आपका टिक मार्क यहाँ पर द ऑप्शन राइट रहेगा। जब a1/a2 इज इक्वल होता है b1/b2 बराबरी पे है c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x b1y c1 बराबरी पे 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबरी पे 0 का हल होगा। देखो जब तीनों चीज़ें बराबर हैं, तो जब उस कंडीशन में तीनों चीज़ जब बराबर होती है तो उसके होते हैं अनंत अनेक हल। ठीक है, जो कि अपन ने एक पेपर और जो देखा था उसमें अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, ये तीनों चीज़ें बराबर है तो हो गए अनंत अनेक हल। और यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 बोल दे ऐसा, तो बोल देना एकादित्य हल। और ऐसा बोल दे कि a1/a2 बराबर तो है b1/b2 पर बराबर नहीं है c1/c2, तो बोल देना कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। चलिए, द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबरी पे 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ध्यान देना है, ये जो इधर लिखा है ना, इधर ये b² माइनस 4ac, इसको समझो आप संख्या। मान के चलिए मेरा आंसर आया 5, सॉल्व करते करते लास्ट टाइम कितना आया 5 आया, और 5 आया तो इधर रहेगा बेटा बराबर, इधर रहेगा बीच में, इधर 0 रहेगा, उधर क्या रहेगा 0। अब मेरे को ये बताओ ये जो 5 है ये बड़ा है 0 से कि छोटा है, तो आप कहोगे 5 बड़ा है। तो जब बड़ा है तो ऐसी कंडीशन में चिन्ह को, यानी ये ग्रेटर देन का चिन्ह जो है इधर रहेगा गिनती तरफ। तो जब ये बड़ा रहे मतलब गिनती रहे प्लस की, सीधी सी बात है, प्लस का उत्तर आ जाए, प्लस का, तो प्लस का उत्तर आ जाए तो मूल भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। कैसे होंगे, भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। यदि मान ऋणात्मक वैल्यू में आया है, किस में आया ऋणात्मक, तो मूल जो होंगे वास्तविक मूल नहीं होंगे। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इसमें कि वास्तविक मूल नहीं होंगे।
क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जीरो बड़ा है, और जीरो कब बढ़ा रहे, यदि माइनस की गिनती रहे उस और जीरो की कल्पना करें तो जीरो बढ़ा रहे खिलाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका आंसर तो वैसे तो ये 7 नंबर का है, और जब बीच में बराबर लिखा रहे, बीच में बराबर लिखा रहे, तो इसका मतलब है मूल बराबर होंगे। तो मूल कैसे होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे, रहेगा ध्यान। 3 चीज़ होते ही, मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि यदि प्लस की वैल्यू आती है, प्लस की वैल्यू आती है तो उसको हम कहेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो मूल भिन्न और वास्तविक होंगे। और यदि ऋणात्मक वैल्यू आती है, माइनस की वैल्यू आती है, तो उसको कहेंगे हम कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि मूल वास्तविक मूल नहीं है। और यदि बराबर मतलब जीरो आ गया, आंसर जीरो आ जाए, कई बार जीरो उत्तर आ जाए, जैसे 5 आया ऐसा, तो जीरो के बराबर तो जीरो है, तो बराबर है, तो आप कर देना कि मूल बराबर है। समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद तो 6 हो गया, और 9 में से 6 गया तो 3, तो 6 और 3 वाला है ना। और यहाँ से हम बात करें इसकी, तो आपका 4.5 आंसर इसका आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। यदि रेखाएं समांतर है, यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है। द्विघात समीकरण का विविक्तकर ऋणात्मक हो, यदि कोई द्विघात समीकरण है और उसका विविक्तकर ऋणात्मक है, तो विविक्तकर ऋणात्मक है तो मूल, अभी मैंने बताया यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यू बताई थी ना, ये ऋणात्मक है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो हम बोलेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे, होंगे आगे लिखा है, यानी कि काल्पनिक होंगे, काल्पनिक भी लिख सकते हैं ना। और वैसे आपकी बुक में ये शब्द लिखा गया है वास्तविक मूल का। समांतर श्रेणी 3/2 है, 1/2 है, माइनस का 1/2 है, माइनस का 3/2 है। इसमें आपको इसमें ना आपको सार्वंतर ज्ञात बताना है। तो सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर होता है a2 में से a1 घटाओ, यानी कि दूसरे में से पहले पद को घटाओ। तो 1/2 में से किसको घटाना, 3/2 को घटाना है। तो जैसे अपन इसको सोल्व करेंगे, 1 - 3 माइनस का 2/2 यानी माइनस का 1 उत्तर आ जाएगा। तो इसमें डी की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर एक कौन सा सवाल है, तीसरे में जाएगी माइनस का 1। और ax² + bx + c एक बहुपद का उदाहरण है। तो कौन सा बहुपद है ये, आपका द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का उदाहरण है। समीकरण में इसमें विविक्तकर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा, b² - 4ac = 0 की वैल्यू लगा के आप इसको पुट करोगे ना, तो इसका मान कितना निकलेगा, 0 निकलेगा, यानी कि 0 लिख देना है। कितना, 0। करनी 2 है, जो भी संख्या आपकी अंडर रूट में रहती है वो आपकी इरेशनल नंबर कहलाती है, यानी कि अपरिमेय संख्या कहलाती है। कर पाओगे इतना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बढ़िया से, और अब देखते हैं जोड़ी, सही जोड़ी। व्यापक समांतर श्रेणी यानी एपी का जो व्यापक रूप है, वो एपी के व्यापक रूप है a ± d a ± 2d। ये आपका हो गया पहला। विविक्तकर शून्य होगा तो मूल अधिकल्पित होंगे, अधिकल्पित का मैंने बता ही दिया पहले भी कि मूल वास्तविक मूल नहीं होंगे। क्या हो गया, विविक्तकर शून्य है, गलत छप गया बेटा। विविक्तकर यदि शून्य है तो मूल, ये गलत हो गया ना, मूल कैसे होंगे, विविक्तकर शून्य है, ये तो ऋणात्मक की बात चल रही थी, वो विविक्तकर शून्य है तो मूल होंगे वास्तविक और समान। और समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज का जाएगा समबाहु त्रिभुज। समांतर श्रेणी में n पदों का योग, तो ये आपके सामने है। और विविक्तकर ऋणात्मक है तो ये आएगा अधिकल्पित, मैंने काल्पनिक रहेंगे जो मैंने बताया था वो माइनस वाले में। a2 की वैल्यू है आपकी 12, a4 की वैल्यू है 3, तो d की वैल्यू अपने आप कितनी जाएगी, 5 आ जाएगी। कैसे बना है ये, a + 1d = 13 और a + 3d = 3। देखो भैया, माइनस माइनस माइनस,
कैंसिल है, 1 में से 2 गया, माइनस का 2 बचा है, 2d बराबरी पे आपका बच गया है 10, तो d बराबरी पे आपका आंसर आ गया माइनस का 5। ये सवाल है बेटा, सवाल की तरह से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस चाहिए इनके लिए, है ना। और ये प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, आपके पास अभी मौका है, जो चैनल के साथ नहीं जुड़े बेटा, वास्तविक बता रहा हूँ, भले या पेपर तो स्कूल में बन रहा है, इतना तो आप भी समझदार है, कोई स्कूल में बन रहा है, कोई सारा असली पेपर थोड़ी मिला कहीं भी। ये प्रैक्टिस करो, यहाँ पे मेहनत करो, और मेहनत करेंगे तो वार्षिक परीक्षा में 10वीं में किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, नहीं यार कि वो फलाने सिंह का चैनल सर्च करो और ढीम के सिंह का चैनल सर्च करो और पता चला वो फेक पेपर दे ही रहा है ना, कि अपन मिला के ले ही रहे हो। अच्छा, कुछ बच्चे देखना यहाँ पे है ना, नीचे कमेंट करेंगे यार तुम भी तो फेक पेपर, मेरे दादा प्रैक्टिस पेपर देता हूँ मैं तो, ठीक है, प्रैक्टिस करो बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। मेहनत करने वाले बच्चे कहीं से भी जंग जीत के आ जाते हैं, और जो निकम्मे होते हैं, गवार होते हैं, अब निकम्मा और गवार तो वास्तविक में है ही नहीं कोई, वैसे तो सारे ही बच्चे समझदार है बेटा। एक ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं कह रहा मैं, एक बात आपको बता दूं, सारे ही बच्चे क्या होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन उनकी जो दिशा है, दिशा यानी समझ लो उसकी संगत ऐसे लोगों के संग में बैठ गया, तो ताकि उसको पढ़ाने के टीचर ने उसके मन में भ्रम बैठा दिया कि नहीं तू तो कमज़ोर है, किसी बच्चे ने बैठा दिया कि नहीं यार तेरे को तो गणित समझ में ही नहीं आए, तो ऐसे बेटा वो मन में अपने आप को कमज़ोर बना के बैठ गया है, और वो कमज़ोर रह रहा है, बाकी कोई कमज़ोर वास्तविक में नहीं है। तो आपको अब समझो सारी चीज़ों को, बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ठीक है। आपका और हमारा संपर्क केवल इस वीडियो से ही नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि आप और हमारा संबंध ऐसा बने ताकि जो रिजल्ट है वो आपका हमेशा जीवन भर हमारे याद दिलाता रहे, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारे तरफ से यदि आपकी 70% बन रही है तो 80% बन जाए, इसलिए अपन वार्षिक परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे, है ना। तो चैनल के साथ जरूर जुड़ना। किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं, उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं, तो उस वर्ग समीकरण के कहलाते हैं मूल। क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। द्विघात समीकरण जो है ax² + bx + c = 0 का विविक्तकर का जो फॉर्मूला है वो कितना है, तो विविक्तकर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। ये भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप लिख सकते हैं d बराबरी पे b² - 4ac, जो जमे वो लिख देना है। आया समझ में? चलिए आगे क्या है, और डी की वैल्यू 0 रहती है ना भैया, तो इसलिए डी की जगह पे 0 आ जाता है। समांतर श्रेणी में इधर देखिए भैया, समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो एक एपी होने के लिए इन दोनों का सार्वंतर समान होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ठीक है समांतर श्रेणी है नहीं है। समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं? विविक्तकरी तो कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तकर। क्या x + 1 की पावर 2 बराबरी पे है 2 ब्रैकेट में जाएगा x - 1 x - 3 एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है क्या ये? तो द्विघात समीकरण है क्या? घात 2 है, सोल्व करोगे तो हाँ। और 4 और 5 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो बेटा 4 और 5 के यदि गुणनखंड निकालोगे तो 4 का अपन निकालेंगे ना, तो 4 का निकलेगा 2 की घात 2, 5 का निकालोगे तो खाली 5 ही आएगा। और एचसीएफ जो होता है दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए एचसीएफ क्या निकल कर आया यहाँ पर 1। आगे बढ़ते हैं। दो आकृतियाँ असमान होने पर वहाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती है क्या? भैया जब आकृतियाँ समान नहीं है तो समरूप का है, असत्य हो गया। x² - 4x - 4 के बराबरी पे 0 के मूल बराबर है, तो मूल बराबर के लिए सूत्र होता है b² - 4ac, b² - 4ac = 0। तो बोलो भैया b की वैल्यू बोलो, b की वैल्यू बन गई -4 की घात 2 -4 इंटू a की वैल्यू है और 4, देखो 4 चुको 16, 16 - 16 बराबरी पे कितना जाएगा 0। तो यानी कि ये बात आपकी क्या हो गई है? सत्य हो गई है। समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते, जरूरी नहीं है, बढ़ते क्रम में भी हो सकते हैं, घटते क्रम में भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं। कई बार सार्वंतर 0 भी आएगा, क्योंकि ये बात याद रखना है, ये कभी कभी पूछ लेता है। सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो भैया जब ऋणात्मक रहेगा तो बढ़ेगा कहाँ से? घटेगा। यदि शून्य है तो किसी ने बोल दिया 5, तो आगे भी 5 5 5 5 ये करना पड़ेगा। तो ये भी आपकी एक समानता श्रेणी है, इसलिए ये बात क्या हो गई आपकी? असत्य। b² - 4ac बड़ा होता है 0 से, तो मूल बराबर होते नहीं, बीच में बराबर होना चाहिए, मैंने सिखा दिया उसमें बेसिक फंडे में।
तो ये बात होगी आपकी असत्य। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बिल्कुल सत्य बात है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा ही होती है। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात 3 होगी? नहीं, बहुपद की घात कितनी होगी? 2 होगी। और बाकी तो आप अब सवाल है आपके, ये क्वेश्चन नंबर 6 से देख लीजिए ध्यान से। ये कर पाओगे? हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 का थोड़ा है यहाँ पे 9। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो। विलोपन विधि देख सकते हैं, रेखीय समीकरण युग्म को हल करना है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण है 3x² - 6x + 3 का विभक्त कर 0 है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, 16। ठीक है भैया, 16 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये यहाँ पर 17 क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18, 19। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, रेखीय समीकरण के युग्मों को हल कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपका, क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23 हुआ भैया। तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया बेटा। इनका सॉल्यूशन जो है ना, अब इतना कम समय है अपने पास में, सॉल्यूशन तो पूरा अपन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो आप बेटा इनकी प्रैक्टिस करो, सवाल को करो, खूब अच्छे से करो, है ना। सवाल ये आएंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने ये नहीं कहा कि स्कूल में बन रहे पेपर तो भैया नहीं आएगा, क्या आएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, पढ़ो ऐसे कि जो आपको वार्षिक परीक्षा तक भी काम करें। पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, मेहनत करनी है। इस बहाने से कम आपको 4 प्रश्न याद तो हो रहे हैं। तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन करना है, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बहुत ही शानदार सी चीज़ें अपने पास में लाइव क्लासेस चलने वाली है। पूरा अपन ने बाकायदा आप सबकी मदद से, आप सबकी कृपा से, सबके आशीर्वाद समझ लो, आशीर्वाद तो भगवान का है, बाकी आप सबकी कृपा समझो। ठीक है, छोटे मोटे बच्चे भाई बहने हो आप मेरे, आप अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। MP बोर्ड के है ही चैनल है ये, और विशेष 9th और 10th वाले बच्चों के लिए है। तो पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।